इसके बजाय ग्राउंड में हिट करोगे और अगर तुम बॉल को एक और मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो वो बॉल डायरेक्टली होल में है और तुम एयर बन जाओ। यानी तुम्हारी वॉल्यूम होता है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें तो बनता है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अगर हम पहली तीनों वैल्यूज को जोड़ दें तो बन जाता है वीसी, वाइटल कैपेसिटी। और अगर हम चारों की चारों वैल्यूज को जोड़ दें मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम तो बन जाता है ये टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब इन सभी वैल्यूज को अगर हम जोड़ दें तो वही बात लिखी है कि लंग कैपेसिटीज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स। क्लियर है इतनी बात? ये जो मैंने लिखी है ना शॉर्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, इसी से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, पहले दोनों को जोड़ा तो बन गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, लास्ट वाले दोनों को जोड़ा तो बन गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, पहली तीन वैल्यूज को जोड़ा तो बन गया वाइटल कैपेसिटी और चारों की चारों वैल्यूज को जोड़ दिया तो बन गया टोटल कैपेसिटी। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। रेगुलर ब्रीदिंग जब हम करते हैं भाई, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग रेट है 12 से 16 पर मिनट, है ना? आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं भाई, आप आराम से बैठे हो, वैसे फर्क पड़ जाएगा। अगर आप तेज दौड़ के आओगे तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। छोटे बच्चों में भी आप देखोगे न्यूबॉर्न बेबी जो है उसमें भी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है ना? सो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो है हम नॉर्मल लेकर के चलते हैं ऑन एन एवरेज ब्रीदिंग रेट जो है। अब हम समझते हैं राजा बेटा, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली जब आप बैठे हैं एक बार में ऐसे सांस अंदर लिया, 500 ml हवा अंदर गई और सांस बाहर निकाला, 500 ml की बाहर निकली। पर ब्रेथ, इट इज नॉट पर मिनट, कंफ्यूज नहीं होना। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ इज योर टाइडल वॉल्यूम। और ये वैल्यू याद रखना है 500 ml। और अगर कोई हमें कहे कि भाई 1 मिनट का निकालो तो आप 1 मिनट का निकालने के लिए जो भी ब्रीदिंग रेट दिया होगा, अगर 12 दिया है तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ब्रीदिंग रेट को 16 लेके चल रहे हैं तो 500 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6000 से 8000 ml पर क्या हो जाएगा ये मिनट का, राइट जी? तो इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट भी कह देते हैं, लंग्स का वेंटिलेशन 1 मिनट में निकालना हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप सांस लेते हैं एयर आपके नोज के थ्रू पहले फेरिंग्स एंड देन ट्रैकिया और फिर फाइनली लंग्स तक पहुंची, अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक पहुंचना है एयर को। 500 ml हवा, 500 ml एयर जो आपने इनहेल करी वो पूरी की पूरी एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगी। 150 ml ऑफ एयर जो है वो आपके ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में ट्रैप्ड रह जाएगी। एल्वियोलाई तक केवल 350 ml 350 ml ऑफ एयर पहुंचता है, राइट जी? सो प्लीज रिमेंबर, ये जो 150 ml ऑफ एयर जो है इट रिमेन्स, इंपॉर्टेंट है ये बात, इट रिमेन्स इन ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ठीक है? और इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो हमारे पास कितनी एयर है जो अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक पहुंचेगी? तो हम 500 में से 150 माइनस कर देंगे यानी 350 ml, ठीक है जी? ये एक ब्रेथ का हो जाएगा 500 माइनस 150 ml, दैट मीन्स 350 ml ऑफ एयर रीचेस एल्वियोलाई। जब आप एक्सेल आउट करेंगे तो 500 ही बाहर आएगी क्योंकि वो जो 150 ml ट्रैप्ड थी वो भी तो बाहर निकलेगी ना फिर, ठीक है जी? याद हो गई ये चीज? वेरी गुड। अब देखो ये जो ग्राफिकली दिखाया गया है ना स्पायरोमेट्री जो हम जिक्र कर रहे थे, ये देखो टाइडल वॉल्यूम जो है इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, एयर गोज इन, एयर गोज आउट, इन आउट, टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ दिखा दिया। अब इसके बाद अगली वैल्यू समझते हैं कि जब आप गहरा सांस ले, जैसे मैं आपसे कहूं कि
जितना नॉर्मली आप सांस ले रहे हो ना, इसके बाद और पूरी एफर्ट करके, मैक्सिमम एफर्ट करके एक सांस लो। ऐसे जितना आप मैक्सिमली डीप ब्रीद इन कर लेंगे वो कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि कितना और रिजर्व एक्स्ट्रा हम अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है जी, ये लिखा है ना, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नोट कर लीजिएगा साथ साथ। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल लिखा है मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आप अंदर ले जा सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो 2500 से 3000 ml ऑफ एयर के करीब जो है वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो आप देखिए टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ हम इस तरह से दिखा रहे थे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए हम और ऊपर को ले गए ग्राफ, देखा आपने, पीक हमने इधर को दिखा दिया। दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? क्लियर हो गया इतना? चलो अब मैं एक और वैल्यू समझाता हूं आपको, राइट? देखो यहां पे फिर से देख लो कि बैक टू रेगुलर ब्रीदिंग आ गया ना ग्राफ, पहले ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऊपर को लिया हमने, फिर ये बैक टू नॉर्मल ब्रीदिंग आ गया। अब हम समझते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। आगे बढ़ते हैं जी। जब आपको फोर्सिबली ब्रीद आउट करने को कहा जाए, कि जैसे मैंने सांस बाहर निकाल दी, 500 ml एयर बाहर निकाल दी, फिर आप मुझसे कहें कि अब आप कितना मैक्सिमम एफर्ट करके लंग्स से हवा बाहर निकाल सकते हैं, जैसे, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उससे कम होगा वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये देखो जी लिख लीजिएगा साथ साथ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, additional volume of air that can be breathed out by forcible expiration। 1000 से 1100 ml तक ये होता है। मैं रिपीट करूं, the volume of air which can be forcibly expired out by maximum expiratory effort over and above the tidal volume, that is what is your expiratory reserve volume। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये ग्राफ नीचे को दिखाया, बिकॉज जब आप ऊपर दिखा रहे हैं दैट इज इंस्पिरेशन, जब हम नीचे को ला रहे हैं दैट इज एक्सपिरेशन। समझ आ गया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? अब आप एक चीज और समझेंगे आगे, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है, ये देखो यहाँ पे ग्राफ अलग से दिखाया है ना, ये वाला नीचे, दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम। Residual volume is the amount of air which always remains trapped in your alveoli, right? Lungs के अंदर alveoli में जो ट्रैप रहती है, जो कि ना आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, that is what is residual volume। Volume of air left in lungs after forcible expiration। कितना भी मैक्सिमम एफर्ट करके बाहर निकाल लो हवा, भाई थोड़ी बहुत हवा हमेशा लंग्स के alveoli में रह ही जाएगी, क्योंकि अगर वो भी बाहर निकल गई तो alveoli कोलैप्स कर जाएंगे, राइट? सो ये है 1100 से 1200 ml तक। तो अब आप चारों बातें समझ गए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, लंग वॉल्यूम्स क्लियर। अब हम लंग कैपेसिटीज की तरफ बढ़ते हैं, राइट? समझते हैं जी ये लंग कैपेसिटीज क्या हैं। आप याद कर लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दें तो हमारे पास मिलता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। IC से इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। यही तो होगा डेफिनेशन। देखो जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हूं, मैंने सांस बाहर निकाला, एक्सपायर करा, अब जो मैं इंस्पायर करूंगा तो टाइडल वॉल्यूम तो अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे कहें कि और भी मैक्सिमम एफर्ट करके एयर अंदर ले जाओ, तो ये दो बातें तो हुई, टाइडल वॉल्यूम एंड देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो डिफाइन करने में इस कैपेसिटी को मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि एक बार नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जितनी मैक्सिमम हवा आप लंग्स में भर सकते हैं वो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। और यही तो लिखा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, राइट? सो इस तरह से हमने दिखा दिया इसे। ये वाला ग्राफ था हमारा टाइडल वॉल्यूम का, ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला दिया तो बन गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिंपल,
राइट। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी कहना हो तो वो भी एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या है वो भी देख लेते हैं जी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या बताया था मैंने, याद करो। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मैंने ऐसे बताया था, पहले चारों लिखते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो भाई इन दोनों को ऐड कर दो, ये देखो यही लिखा है ना, ERV और RV को ऐड कर दो तो बन गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कि भाई नॉर्मली जो एक्सपायर आउट करा, जैसे इतनी हवा मैंने बाहर निकाल दी, इसके अलावा मेरे लंग्स में अभी और क्या बचा है, मेरे लंग्स में अभी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा है जो मैं फोर्सेबली निकाल सकता हूं, और उसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम भी बचा है जो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है जी। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स। अभी हमने लंग्स की रेफरेंस में डिफाइन करा क्योंकि लंग्स के अंदर है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, यही मैंने समझाया। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद भी हमारे लंग्स में अभी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है जी, राइट। ग्राफ समझते जाइएगा साथ साथ। ये टाइडल वॉल्यूम के लिए है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए है, राइट। ये वाली चीज जो है ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये लंग्स के अंदर है रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट। ग्रेट, चलो जी आगे बढ़े। वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या, तीनों का एडिशन, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि मैंने फोर्सिबली एक्सपायर करा, मैक्सिमम एयर बाहर निकाल दी। अब जब मैं इनहेल करूंगा तो क्या क्या चीजें इनहेल कर जाऊंगा, नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम, नंबर 2 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, ये इनहेल कर जाऊंगा। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा एक्सपायर करा था वो भी तो अब इनहेल होगा ना, यही हो गया ना। सो वाइटल कैपेसिटीज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब फोर्सिबली एक्सपायर करने के बाद जब आप इंस्पायर करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम भी करेंगे, जो IRV है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी इंस्पायर कर लिया, और जो लंग्स से बाहर निकाला था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी तो अभी लंग्स में जाएगा ना अंदर। सो तीनों का एडिशन हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। और अगर हमने टोटल लंग कैपेसिटी कहना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स इंस्पिरेशन करने के बाद जो कुछ भी सब आपके लंग्स में है वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है जी। वाइटल कैपेसिटी भी दोबारा बोल दूं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। बस अगर आपने वही वाली बात समझ ली ना जो मैंने शुरू में बताई है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसी से आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करा तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड करा तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इन तीनों को ऐड करा तो वाइटल कैपेसिटी, और इसी का जिक्र हम कर रहे हैं अभी, राइट। कैन वी प्रोसीड? चलो जी आगे बढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, चारों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, अब ये लंग्स की रेफरेंस में है कि लंग्स के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जैसे ये सब कुछ करके आप रुक जाइए, और अब लंग्स के अंदर क्या क्या है, लंग्स के अंदर टाइडल वॉल्यूम भी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लंग्स में ही है, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, सारा मिला करके टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, राइट। क्लियर है जी पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज? दैट्स ग्रेट। चलो जी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं अब आगे, देखिए जल्दी से। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये पूरे का पूरा टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम 500 बताया था, इस 500 में से आपके एल्वेलाई तक 350 ml हवा ही पहुंच पाती है। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम जो है 2500 से 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। अब ये तो हो गए वॉल्यूम, कैपेसिटीज निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूलाज हमें पता है,
ठीक है जी। नाउ अब इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने ऑन एन एवरेज क्या ले लिया, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम अगर हम 2.5 से 3 कह रहे थे तो 2750 हमने ऑन एन एवरेज निकाल दिया। एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम को 1050 कर दिया ऑन एन एवरेज, क्योंकि 1000 से 1100 ले रहे थे। रेजिडुअल वॉल्यूम को 1150 ले लिया ऑन एन एवरेज मान लीजिए हम, ठीक है जी। अब कैपेसिटीज क्या हो जाएंगी, पल्मोनरी कैपेसिटीज निकालने के लिए फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए क्या करना है हमें, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV कर देना है। टाइडल वॉल्यूम ले लिया 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑन एन एवरेज जो निकाल दिया था 2750, दैट इज 2750, तो टोटल आ गया 3250, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो इधर राइट में लिखी हैं, टीवी, IRV, ERV, RV। सो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए क्या करना था, रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV को जोड़ना है। तो आपको पता है जी 1050 प्लस 1150 आ गया 2200। क्लियर है, राइट? कर सकते हैं सब आप अपने आप, तो जरूर करिएगा, ये जरूरी है। आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएंगी फिर ये वैल्यूज। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट एग्जाम में जरूर आ जाता है, जैसे क्रॉस मैच में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में एक तरफ वॉल्यूम्स कैपेसिटीज लिखा है, दूसरी तरफ उनकी वैल्यूज लिखी है और एग्जैक्टली उनको कोरिलेट करना है। सो मैं फिर से लिख दूं जी कि दिस कंप्लीट टेबल इज इंपॉर्टेंट, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये आपके अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमने ये बात जानी थी कि भाई रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स नंबर 1 पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर हवा जाना, लंग्स से बाहर निकलना, या ब्रीदिंग जिसे हम कह देते हैं। ब्रीदिंग हमने डिटेल में पढ़ लिया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, डायफ्राम का रोल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल, एब्डोमिनल मसल्स का रोल, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। अब हमने ये जानना है कि उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, एल्वियोलाई वाली जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसे क्रॉस करके गैसेस ब्लड में जाती हैं और ब्लड उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, उस प्रोसेस को क्या कहते थे, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड द ब्लड, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और हीमोग्लोबिन के अलावा और क्या मैकेनिज्म है गैसेस के ट्रांसपोर्ट होने का। ब्लड में पानी भी तो है, पानी में भी तो गैसेस घुल जाती हैं, डिसॉल्व कर जाती हैं, फिजिकल सॉल्यूशन बनाती हैं, तो उस तरीके से भी गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन द ब्लड का जिक्र करते हैं, इसमें हमने पढ़ना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज टू गैसेस। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, बार बार बोलता हूं ये बात मैं, आप हवा में से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी एयर जाएगी। वो तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा, वो अपने ज्यादा पार्शियल प्रेशर से अपने कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। चल, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमने जिक्र करना है। नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे एल्वियोलाई में जाती है, एल्वियोलाई से ब्लड में भी जाती है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट करती है और हम एक्सेल आउट कर देते हैं नाइट्रोजन को। समस्या तब आती है जब आप नाइट्रोजन को हाई प्रेशर पे ब्रीथ करते हैं, मैंने डाइवर सिकनेस के बारे में बताया था आपको। चलिए जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसपे की क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, देखते हैं जी कौन से दो तरीके हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, आप याद कर लो, अगर मैं एक ब्लड वेसल बनाऊं, यहां पे सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ओके, ये ब्लड वेसल के अंदर जो बना रहा हूं दिस इज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन दिखा रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये वाला सेल क्या है कंप्लीट, दिस इज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल। ये इसके चारों तरफ क्या होगा, ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है जी, प्लाज्मा में मैक्सिमम तो पानी होता है। तो जो प्लाज्मा का पानी है ना, पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, हम इसी डिसॉल्व्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म भी कह देते हैं।
H2O वाली ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, इसको मत समझ लेना, इसका जिक्र नहीं कर रहे हम। जो ऑक्सीजन फिजिकली घुली हुई है, मछलियां जो पानी में है वो भी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही यूज करती है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं। चलो, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या था, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में वो आई कहां से? मान लो ये पानी है, ये पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ तालाब दिखा दिया हमने, यहाँ पानी दिखा दिया है। सो इसमें ऑक्सीजन कहां से आई? डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी पानी में। नंबर 2, पानी के अंदर जो है कई ऐसे एक्वेटिक सबमर्ज प्लांट्स भी हो सकते हैं, भाई फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है वहां पे, सो वहां से भी ऑक्सीजन आ रही है। क्लियर है? सो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है पानी में मौजूद है। इसी तरह से मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है, ब्लड की कॉम्पोजिशन में क्या है? ब्लड हैज प्लाज्मा, ब्लड हैज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दो चीजें हैं ब्लड में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी 91 to 92%। उसके अलावा क्या है जी? उसके अलावा और कितने सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो हम ब्लड की कॉम्पोजिशन में पढ़ चुके हैं। नाउ डिसॉल्व्ड फॉर्म है द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन प्लाज्मा। सो ये लगभग 3%। बाकी की ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन ही कैरी करता है 97% के करीब, हम कह देते हैं 97 to 98% इनफैक्ट, एंड 2 to 3% इज इन द फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप कहेंगे दो तरीके से। नंबर 1, most of the oxygen, that is 97%, is transported in the form of a reversible combination with hemoglobin, that is oxyhemoglobin। अभी हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन। HbO2 भी लिख देते हैं, वैसे टेक्निकली Hb4O8 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। मैक्सिमम ऑक्सीजन तो हेमोग्लोबिन कहेगा भी मैं पकड़ लूंगा, प्लाज्मा कहेगी ठीक है मेरे पास पानी है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तुम मेरे में डिसॉल्व हो सकती हो, मैं तुम्हें ऐसे आगे ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। So 2 to 3% is in the dissolved form. This is also called physical solution form. कौन सी फॉर्म? फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। इज इट क्लियर? राइट, चलो आगे बढ़े। नाउ अब आपको एक स्टोरी की तरह एक बात सुनाता हूं, वेंडरलस्ट स्टोरी। ये किससे रिलेटेड है जी? ये रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से। देखो ये हमने क्यों दिखाया आपको। ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में, आरबीसीज लगातार जो है वो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन है। सो हेमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लगातार घूमे जा रहा है पूरे ब्लड में कॉन्टिन्यूसली। सो हीमोग्लोबिन कहेगा भाई ठीक है मैं अकेला नहीं घूमता, ऑक्सीजन चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी ले चलता हूं। बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया जी यहाँ पे, हे माय नेम इज हीमोग्लोबिन एंड आई लव ट्रैवलिंग इन माय आरबीसीज। तो ये रहा जी हमारा प्यारा सा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहता है कि मैं आरबीसी के अंदर रहता हूं और मेरे पास देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड देयर आर 2 बीटा चेन्स। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन के पास ध्यान रखेंगे राजा बेटा, देयर आर 2 अल्फा चेन्स, देयर आर 2 बीटा चेन्स। हेमोग्लोबिन दो चीज से बना है, हेम एंड ग्लोबिन। ये रहा हेम, हेम के पास आयरन होता है। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, तो आयरन की ये वैलेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी, इट इज ऑक्सीजिनेशन, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, द वैलेंसी ऑफ आयरन डजंट चेंज। तो हेमोग्लोबिन ने कहा मेरे पास दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें? हेमोग्लोबिन कहता है कि मैं बना हूं दो चीजों से, हेम से एंड ग्लोबिन से। हेम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। तो हेम जो है जिसके पास आयरन है ये ऑक्सीजन पकड़ लेगा, ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। ग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है। ध्यान रखना, एक ही समय पे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। राइट जी, चलो आगे बढ़ते हैं हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बाद। सो देखो हेमोग्लोबिन ने कहा कि भाई चिंता मत करो, ऑक्सीजन मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा लंग्स के एल्वियोलाई से पकड़ के टिश्यूज तक। करना तो यही है ट्रांसपोर्टेशन में। एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड उसके पास आया,
ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन छलांग लगा के चली जाएगी इस हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया, देखो 4 ऑक्सीजन को पकड़ा है इसने, आपने देखा ना हीमोग्लोबिन के उस थैले में 4 ऑक्सीजन डाल दिए हमने, ठीक है। ये देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज Hb4O8, 8 atoms and 4 molecules, right? O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन को। चलो जी, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। दिख रहा है कितनी खूबसूरती से ये हमने दिखाया कि ऑक्सीजन ये इसके पास घुस रही है अंदर, और आयरन कहेगा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा टिश्यूज तक। नो, टिश्यूज तक पहुंच गए, ये रहे सेल्स। अब सेल्स कहेंगे हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, देयर इज लेसर PO2 हियर। ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के आया है, ये कहेगा ये लो भैया ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। याद करके देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 95 mm मर्करी। सो इस हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से ये अब लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। जो पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन विच इज फिजिकली डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा वाली ऑक्सीजन भी इधर जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन भी टिश्यूज के पास जाएगी। टिश्यू के पास कौन सी गैस ज्यादा है? टिश्यू कहेंगे हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमारे पास CO2 ज्यादा है। हीमोग्लोबिन तुम जाते जाते हमारी CO2 भी ले जाना और एल्वियोलाई को दे देना। तो हीमोग्लोबिन कहेगा ठीक है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता हूं, वो अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर हुआ जी इतना? एक स्टोरी की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया कि हीमोग्लोबिन लगातार ब्लड में ट्रेवल कर रहा है और हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई का काम भी कर देता है कि भाई एल्वियोलाई तुम्हारी ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचा दूंगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस तुम्हें दे दूंगा, राइट। सो ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इज फॉर्मिंग व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन तो पकड़ ली, अगर उसने जाकर के टिश्यूज को वो ना डिलीवर करी तो फायदा क्या हुआ, है ना। इसका मतलब है जो भी मॉलिक्यूल का चुनाव हो रहा है यहाँ पे जो ऑक्सीजन को कैरी करे, वो ऑक्सीजन को छोड़ भी दे जरूरत पड़ने पे, ठीक है जी। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है जो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन से मिलके बनता है। एल्वियोलाई में बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हमने HbO2 दिखाया है, आप इसे Hb4O8 भी लिख सकते हैं टेक्निकली। टिश्यूज में यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन डिलीवर कर दी और वो फ्री हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है जी। नाउ यही बात हमने कही थी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97 to 98% के करीब ऑक्सीजन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में 2 से 3%, राइट, ठीक है जी। That was about the transportation of oxygen. अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है इट कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। आगे हम पढ़ेंगे ये वैल्यूज कि भाई 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये वैल्यूज कैसे आई ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग याद रखिएगा, 1 ग्राम of hemoglobin carries 1.34 ml of oxygen. So हम अगर कहें कि बॉडी में 100 ml ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है तो 14.5 ग्राम लेते हैं, 14.5. सो 100 ml ऑफ ब्लड के लिए कैरी करना हो, कैलकुलेट करना हो, 100 ml ऑफ ब्लड में 14.5 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन है, तो 14.5 को 1.34 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके अलावा हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि फिजिकली डिसॉल्व्ड कितनी ऑक्सीजन है। जब आप टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं 100 ml का, उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली फॉर्म तो आएगी, फिजिकली डिसॉल्व्ड फॉर्म भी तो आएगी। सो वो जो टोटल वैल्यू आ जाती है ना, दैट इज इक्वल टू 20 ml रफली। So 20 ml of oxygen that is present in the 100 ml of oxygenated blood. ठीक है, ये आगे भी कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो 100 ml ब्लड जब टिश्यू के पास गया, टिश्यू कहेगा मुझे तुम्हारी 20 ml ऑक्सीजन नहीं चाहिए भैया, मुझे तो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन दे दो। सो आउट ऑफ दिस 25 ml
only 5 ml is delivered to tissues and remaining 15 ml of oxygen comes back in the deoxygenated blood. यही बात मैंने आपको बताई थी, चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों गैसेस उसमें होती हैं, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी। फर्क क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन है, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml, राइट। चलो अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन बातों का दोबारा से भी जिक्र करूंगा मैं आपके साथ। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कई गुना ज्यादा सॉल्युबल है प्लाज्मा में, तो ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा उसे कैरी कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक और प्रॉपर्टी है, पानी के साथ ही केमिकली रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इसके लिए चाहिए होता है। सो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। चलो जिक्र करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे साथ के साथ इसे नोट जरूर करेंगे, क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हो जाते हैं। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी गैस की एफिनिटी सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन के लिए, जो हीमोग्लोबिन को जब पकड़ लेती है तो छोड़ती ही नहीं है, जिसका मैंने बताया भी था कि हाईली पॉइजनस है, कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस, जिसका पता ही नहीं चलता आपने इनहेल कर ली। यस, यू गॉट इट राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली पॉइजनस, हाईली डेंजरस गैस, वेरी हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। एक बार जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो वो आसानी से टूटेगा ही नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा, सफोकेशन के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं उसे। इज इट क्लियर? चलो जी, कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मैं भी तुम्हें पकड़ सकता हूं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करता है, नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का हेम ऑक्सीजन कैरी करता है। हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट का अमाइनो रीजन है, अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बने हुए ना, सो तभी आया ना ये वर्ड अमाइनो, कार्बामीनो भी बोल देते हैं। सो दैट पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन यानी ग्लोबिन इज गोइंग टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होगी। डिसॉल्व्ड फॉर्म किसमें? डिसॉल्व्ड फॉर्म को ही हम सिंपली फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म भी कह देते हैं, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी के साथ जुड़ जाती है तो बना देती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है H प्लस में, हाइड्रोजन आयंस में, एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। तो मैक्सिमम तरीका यही है, 70% के करीब जो है दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस, 23% इज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन एंड 7% इज द डिसॉल्व्ड स्टेट। आगे ये परसेंटेज लिखा होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन क्या है। सो देखिए बेटा, ये रहे सेल्स, सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन आया ऑक्सीजन लेके, ये क्या था? हेमोग्लोबिन आरबीसी में सवार होकर के हेमोग्लोबिन आया ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन दे दी हेमोग्लोबिन ने सेल्स को, और सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड को इसने पिक कर लिया। ये देखिए किसने कर लिया? ग्लोबिन पार्ट ने, ठीक है जी, राइट। देख सकते हैं क्लियरली, ऑक्सीजन डिलीवर हुई, कार्बन डाइऑक्साइड पे कर ली। ऑक्सीजन भी सारी डिलीवर नहीं हुई, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन थी, केवल 5 ml दी टिश्यू को, 15 ml वापस आ गई है। ओके राइट जी, इज इट क्लियर? चलो एक बार देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा कि भाई ग्लोबिन तुम हमें पकड़ लो। हेम ने कहा कि देखो भाई, मैंने तो ऑक्सीजन पकड़ी हुई है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दी है, बाकी अभी भी मैंने अपने पास रखी हुई है। तो हेम ने कहा मैं तो फ्री नहीं हूं। हेम कौन था? ये आयरन वाला। ठीक है भाई, ग्लोबिन पार्ट मेरा फ्री है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम अब ग्लोबिन के साथ जुड़ जाओ, ग्लोबिन तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर देगा, और वो बन गया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो अब देखिए, हमने दिखा दिया कि हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया। अभी इसके पास ऑक्सीजन भी है, वो किसके पास है? हेम वाले पार्ट के पास है। सो एट द सेम टाइम हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू के पास पहुंच गए। अब हम टिश्यू को कहा हीमोग्लोबिन ने, ये लो टिश्यू। हम पहुंच गए अब कहां पे? एल्वियोलाई के पास, राइट जी। अब एल्वियोलाई के पास पहुंच गया ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे दी जाएगी और कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई पे ज्यादा है? एल्वियोलाई पे ज्यादा प्रेशर है ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन फिर यहां से पिक कर ली जाएगी। तो ये देखिए सिचुएशंस बदल गई। तो यही चलता है कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में, राइट? चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, लेकिन ब्लड आपका ये काम कर रहा है लगातार। कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रिएक्शन दिखाया है जी, फ्री हेमोग्लोबिन यानी Hb, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया HbCO2, राइट? पहले हमने ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया था, राइट? यहां पे अब हमने आपको कार्बामीनो हेमोग्लोबिन दिखाया है। इज इट क्लियर जी? Right? So when you are asked what is carbaminohemoglobin, hemoglobin plus carbon dioxide. What is carboxyhemoglobin? That is hemoglobin plus carbon monoxide. ध्यान रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग चीज है, कार्बामीनोहेमोग्लोबिन अलग है। मैं लिख देता हूं, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये तो बहुत ही डेंजरस है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन जुड़ जाए, और कार्बामीनो हेमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, राइट? चलिए जी, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, ये वाली स्लाइड ना इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। परसेंटेज के अनुसार अगर आप देखें, सो कार्बामीनो हेमोग्लोबिन 23% है, 23% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। डिसॉल्व्ड फॉर्म में, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में 7% है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ब्रेकअप याद रखना, 70, 23 और 7। बाइकार्बोनेट आयंस 70%, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन 23%, सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म या डिसॉल्व्ड स्टेट 7%, राइट? चलो अब हम आ जाते हैं इस डिसॉल्व्ड स्टेट पे जो कि 7% है। ये तो सिंपल तरीका है भाई, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में वो घुल जाती है। डिसॉल्व में क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा। मैंने बताया था ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20-25 गुना ज्यादा है, बड़ी तेजी से घुल जाती है ये। तो वही बात है, यहाँ पे 7% के करीब जा रही है। अगर हम ऑक्सीजन का जिक्र करें डिसॉल्व फॉर्म में, लगभग 3% के करीब थी वो। ठीक है जी, याद रहेगा। चलो अब आते हैं हम बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं देखो जी, ये दिखाया हमने टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करी ब्लड प्लाज्मा में, टिश्यू से पहुंची, प्लाज्मा से कहां से चली गई? रेड ब्लड कॉर्पसल में। चलो इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। मान लीजिए ये है हमारी ब्लड वेसल, ओके? ये है ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी, राइट? ये हमने दिखाया कि ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू था उसने CO2 बनाया, CO2 गया पहले प्लाज्मा में, ये वाली चीज होगी ना प्लाज्मा हैज वाटर आल्सो, तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर चली जाएगी। तो अब ये वाली रिएक्शंस जो हमने दिखाई है यहाँ पे, ये आरबीसी के अंदर वाली रिएक्शंस हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट इज रेड ब्लड कॉर्पसल। अब देखो क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर पानी है, पानी तो प्लाज्मा में भी है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये CO2 प्लस वाटर को जोड़ के बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड जैसे ही बना, ये H+ एंड HCO3 नेगेटिव में डिसोसिएट कर गया। आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल बढ़ने लगता है, तो बाइकार्बोनेट आयंस कहेंगे हम तो आरबीसी से बाहर निकल रहे हैं, हम तो आरबीसी से बाहर चले जाएंगे प्लाज्मा में। नाउ एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे डॉनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, लेट मी राइट हियर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डॉनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। सो
यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो इनको बाहर निकलने में मदद करेंगे, क्लोराइड को अंदर आने में मदद करेंगे। तो बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल आरबीसी के अंदर बढ़ा क्योंकि वहां पे लगातार रिएक्शन हो रहा है H2O प्लस CO2। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इट्स अ वेरी फास्ट एंजाइम। उसने H2CO3 बनाया, वो डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस में HCO3 नेगेटिव में। बाइकार्बोनेट आयंस कम आउट इनटू द प्लाज्मा। नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अक्रॉस इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए सिमिलर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एंटर इनसाइड द आरबीसी। तो बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल के बाहर प्लाज्मा में आ गए। प्लाज्मा में मौजूद क्लोराइड आयंस, अब आप कहेंगे वहां पे क्लोराइड कहां से आए? भाई नमक है ना, वहां पे सोडियम क्लोराइड है, तो NaCl डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, Na+Cl, तो Cl आयन अंदर चला जाएगा। इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं, याद रहेगा। सो व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना? हम कहेंगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस आर फॉर्म्ड. The level of bicarbonate ions inside RBC keeps increasing. So bicarbonate ions come out of RBC into the plasma. अब प्लाज्मा में आ गए बाइकार्बोनेट आयंस। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अक्रॉस द इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, और इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एंटर इनसाइड द आरबीसी। यही है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। अब जो हाइड्रोजन आयंस बने थे आरबीसी के अंदर, ये कहां जाएंगे? हेमोग्लोबिन कहेगा भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं। सो हाइड्रोजन आयंस जो है H जो है H+ को पकड़ लेता है HB। सो हेमोग्लोबिन कहेगा मैं बफर का काम करूंगा भैया, मैं पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, मैं HB बना दूंगा। दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिनिक एसिड। HB बन जाता है। अदरवाइज हाइड्रोजन आयन इतने सारे बढ़ जाएंगे तो पीएच गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयंस को हेमोग्लोबिन ने पकड़ लिया, भैया तुम कोई गड़बड़ मत करना। दैट इज हेमोग्लोबिनिक एसिड HHB। तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हुआ है, जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली है, देखिए कितनी सारी रिएक्शंस हुई हैं यहाँ पे। क्लोराइड शिफ्ट हुआ, बाइकार्बोनेट बाहर गया, क्लोराइड अंदर आया, हाइड्रोजन आयंस को HB ने पकड़ लिया। ठीक है, इतनी चीज समझ आई है? आसान है ना? चलो देखो इधर, बाइकार्बोनेट आयंस हमने दिखाया आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहे हैं, और हाइड्रोजन को कौन पकड़ रहा है? हाइड्रोजन को HB पकड़ रहा है, और HB ने पकड़ के क्या बना दिया? HHB। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जिंक आयंस चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। ओके जी, ठीक है। अब आप देखो, ये दिखाया ना हमने क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस जा रहे हैं प्लाज्मा में और क्लोराइड आयंस एंटर कर रहे हैं आरबीसी में। So this is what is chloride shift और this is what is Hamburger phenomena. साइंटिस्ट के नाम से है, this is important, please remember this. What is chloride shift? Transport of chloride ions inside the RBC, कहां से? प्लाज्मा से, टू मेंटेन द आयनिक इम्बैलेंस। वही मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है, ये जो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उसे ठीक करने के लिए। एंड दिस बैलेंस इज कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस आउटसाइड इनटू द प्लाज्मा। सिंपल, उसी बात को इस ढंग से कह दिया गया है। मैं फिर से बोल देता हूं, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसी during carbon dioxide transport in order to maintain electrical neutrality, because बाइकार्बोनेट बाहर आए हैं तो क्लोराइड अंदर आएंगे। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट बाहर आते हैं ना, वो सोडियम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही तो टूटा था, सोडियम और क्लोराइड में क्लोराइड अंदर चला गया, बाइकार्बोनेट बाहर आए, बाइकार्बोनेट कहा सोडियम हम तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे। जो क्लोराइड अंदर जाते हैं ना आरबीसी में, वो पोटाशियम के साथ जुड़ जाते हैं और पोटाशियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। इज इट क्लियर जी? सो बाइकार्बोनेट आयंस क्या है? ये वाला तरीका मैक्सिमम है जिस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। इज इट क्लियर जी? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन 23%, डिसॉल्व फॉर्म 7%। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग था ना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन का भी इजी था, आसान था। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी सी रिएक्शंस इन्वॉल्व थी, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। चलिए, आगे आने वाली क्लासेस में हम जिक्र करेंगे आपके साथ कि हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन से क्या मतलब है। कि हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन इतने % सैचुरेटेड है, हीमोग्लोबिन इतने % सैचुरेटेड है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, हीमोग्लोबिन ज्यादा ज्यादा सैचुरेटेड होता जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि कितना प्रेशर ऑक्सीजन का हो तो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है। इट इज अ सिग्मॉइड कर्व, एस शेप्ड कर्व है। कौन से फैक्टर्स उस कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स उस कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, ये सब हम जानेंगे अपने आने वाले सेशंस में। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं और ढेरों गुड विशेस देता हूं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जो रनिंग नोट्स आप बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएंगे। इन्हें रेगुलरली रिवाइज जरूर कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते हैं कि इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए क्या सजेस्ट करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर से बात करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दो मेथड जनरली बताते हैं कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम पाने के लिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है डिविडेंड इनकम। इसमें हम ऐसी स्टेबल कंपनी ढूंढते हैं जहां पर हमारे शेयर की वैल्यू हर साल तो बढ़ती रहती है, पर साथ में वो कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, अब इस घर की वैल्यू हर साल तो इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन साथ में हर महीने आपको रेंट भी आ रहा है। रियल लाइफ में अगर ऐसी कंपनी का एग्जांपल है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 16.5% का डिविडेंड दिया। ऑयल इंडिया ने 8.15%, कोल इंडिया ने 8.14%, हिंदुस्तान जिंक ने 6.70% डिविडेंड दिया। अगर हम और ऐसी कंपनी देखना चाहते हैं तो हम premium.in में जा सकते हैं, डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज एंटर कर सकते हैं, लेकिन शेयर खरीदने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल हमें चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट तरीका जो इन्वेस्टर्स बताते हैं कॉन्स्टेंटली पैसे लेने की, वो कुछ इस तरीके का है। वो कहते हैं ये स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर हमें हर महीने 1 लाख